वार्मली वेलकम्स टू द श्री कृष्णा ये सड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पॉलिटी के एक नए अध्याय पंचायती राज तंत्र में के बारे में विस्तार से जानेंगे। और इसका सोर्स रहेगा जो कि एम लक्ष्मीकांत की बुक है, और भारत का संविधान जो कि एनसीईआरटी की है, किताबें हैं, और घटना चक्र, तीनों का एक सम्मिलित अध्ययन इसी वीडियो में ही करेंगे, जो कि खासकर यूपीएससी के लिए और ऑल स्टेट पीसीएस और बिहार सहित जो कि बीपीएससी में पूछे गए हैं अभी 17वीं में, इन सभी का एक समग्र अध्ययन इसी वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें बेहतर रहेगा पीटी के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए एक समझ के साथ ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का पंचायती राज तंत्र है, जिसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की पद्धति कहा जाता है, यानी ग्रामीण स्तर पर स्थानीय रूप से स्वशासन यानी अब सेल्फ रूप से शासन करना पद्धति का जनक पंचायती राज को माना जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से शुरू पढ़ेंगे। तो ये कब जोड़ा गया? ये 1992 के 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसी समय में ये संविधान में शामिल किया गया और 11वीं सूची में इसे शामिल किया गया। ठीक है, इसके विकास की यात्रा के बारे में देखेंगे। इसका विकास यात्रा में सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी, जिसने कुछ सिफारिशें की पंचायती राज के संबंध में। 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जीवी के राव समिति, 1986 में एल.एन. सिंघवी समिति, 1988 में थुंगन समिति। तो जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में नवंबर में पेश की। इसने कुछ सिफारिशें की, सुझाव दिया, जो कि पंचायती राज के बारे में था। इसने कहा कि 3 स्तरीय पद्धति लागू किया जाए पंचायती राज में। किस किस स्तर पे? तो ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे और जिला परिषद जिला स्तर पे। तो ये 3 स्तरीय समिति होना चाहिए और तीनों में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े हों। यहाँ अप्रत्यक्ष कहने का अर्थ है कि जो ग्राम पंचायत है, एक ब्लॉक स्तरीय जो कि पंचायत समिति है, और जिला स्तरीय पर जिला परिषद हो, तो इसका जो प्रधान हो, हेड हो, वो इससे जुड़ा हो, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो, यानी प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा नहीं। और इसका जो प्रधान हो वो इसमें जुड़ा हो, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से। बाकी इनके जो निचले सदस्यों का चुनाव हो ये प्रत्यक्ष हो, इनके सदस्यों का चुनाव हो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हो, और ये भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हो। लेकिन जो ये इंटरेक्शन या जुड़ाव जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से में हो। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें थी। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हूँ और अन्य दोनों में अप्रत्यक्ष। जो कि अभी अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत में यहाँ पे जो कि इसका प्रधान होता है, जिसे कहीं कहीं मुखिया कहा जाता है, कहीं प्रधान। तो ये प्रधान हो जो ये प्रत्यक्ष रूप से हो, और सदस्य के रूप में वार्ड मेंबर हूँ, ये भी प्रत्यक्ष रूप से मैं। लेकिन इसके सदस्य यानी ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत समिति का सदस्य हो वो तो प्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन इसके जो प्रधान हो वो इन्हीं सदस्यों के द्वारा चुना जाना चाहिए, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो। सेम उसी प्रकार ब्लॉक वाले के अनुसार ही जिला परिषद में भी होना चाहिए, ये बताया है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें हैं। योजना और विकास इन निकायों को सौंपना चाहिए। पंचायत समिति कार्यकारी निकाय हो, यानी कार्य करने की मुख्य भूमिका में पंचायत समिति हो, और जिला परिषद जो है वो सलाहकारी होनी चाहिए, समन्वयकारी होने चाहिए, आपस में कैसे तीनों जुड़े रहे ये समन्वय बैठाए और सलाह भी दे कि कैसे विकास में मुख्य भूमिका निभाया जाए। और एक पर्यवेक्षण के रूप में भी हो, निकाय हो, यानी इसकी जांच भी करे। ठीक है, और इसका जिला परिषद का अध्यक्ष जो हो वो जिलाधिकारी हो। शक्ति उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण हो, और एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके द्वारा 1985 में स्वीकृत किया गया, और देश का पहला राज्य जो है राजस्थान बना, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में स्थापना हुआ। ये त्रिस्तरीय रूप से था। अगले में देखते हैं, अगला है अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में और अगस्त 1978 में रिपोर्ट दिया। इसने कुल 132 सिफारिशें पेश की।
क्या क्या था? मुख्य रूप में ये द्विस्तरीय पद्धति पर जोर दिया इसने। बलवंत राय मेहता समिति जहाँ त्रिस्तरीय बात किया, इसने द्विस्तरीय पर जोर दिया, यानी जिला में और एक मंडल में होना चाहिए। ने ग्रामीण स्तर ग्राम पंचायत के बारे में जोर नहीं दिया। ठीक है। लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण हो, यानी राज्य के नीचे जिला हो, जिला परिषद कार्यकारी निकाय इसने बताया। हालांकि उसने समन्वयकारी और पर्यवेक्षण के रूप में बताया था, लेकिन इसने जिला परिषद को कार्यकारी निकाय के रूप में सुझाव दिया। पंचायती चुनाव में राजनीतिक पार्टी की भागीदारी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजनीतिक पार्टी की भागीदारी होनी चाहिए। ये इसने इसका मुख्य है, एक ये है, एक द्विस्तरीय है। कराधान की अनिवार्य शक्ति, यानी अनिवार्य बताया है कि कराधान अनिवार्य होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इन पर अतिक्रमण नहीं, यानी स्वशासन की जहाँ बात की जा रही है तो अतिक्रमण की कोई बात ही नहीं है। तो इसने सुझाव दिया कि इन पर राज्य जो शासन न थोपे या कुछ भी इन पर अतिक्रमण न करे। इसने न्याय पंचायत की बात की, SC ST के स्थान का आरक्षण का बात किया, और संवैधानिक मान्यता, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसने बात किया कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता हो ताकि भविष्य में कोई खतरा उत्पन्न न हो। सिफारिशें इसकी लागू नहीं की गई, लेकिन सबसे 3 इम्पोर्टेंट इसमें मेन है, द्विस्तरीय पर हो, पंचायती चुनाव में राजनीतिक पार्टी की भागीदारिता हो, और संवैधानिक मान्यता हो। ठीक है। अब है GV के राव समिति, जो कि 1985 में इसका गठन किया गया और सुझाव दिया। इसने क्या कहा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में प्रमुख भूमिका किसको? जिला परिषद को। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम के लिए, कि जिला परिषद की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में प्रमुख रूप से भूमिका हो, जिला और स्थानीय स्तर पर विकास नियोजन क्रियान्वयन निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका हो, जिला की भी और स्थानीय स्तर पर। ठीक है। जिला विकास आयुक्त पद का सृजन की बात की है, नियमित निर्वाचन की बात किया है, और जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण इसने बताया है। कुल मिला के ये GV के राव समिति जो कि जिला पर महत्वपूर्ण केंद्रित था। और सबसे इसका महत्वपूर्ण है प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार, ये इंपॉर्टेंट है। जिला परिषद हो, एक प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार। अगला है एलएम सिंघवी समिति 1986। एलएम सिंघवी समिति में क्या बताया गया है कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता और संविधान में नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। ये भी अशोक राव मेहता समिति ने बताया है, ये सही है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, न्याय पंचायत, गांव का पुनर्गठन, आर्थिक इसमें ये गांव का पुनर्गठन बहुत इंपॉर्टेंट है। में गांव का पुनर्गठन, आर्थिक संसाधन उपलब्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है। विवाद हेतु न्यायिक, और इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्वशासन पद्धति, ये सबसे महत्वपूर्ण है एलएम सिंघवी समिति। इसके बाद थुंगन समिति देखते हैं। थुंगन समिति 1988 में आया और संवैधानिक मान्यता की बात की, त्रिस्तरीय पद्धति पर भी बात किया, जिला परिषद धुरी होना चाहिए। इसने धुरी किसको बताया? जिला परिषद को। ये इसका इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ष का कार्यकाल, सुपर सत्र 6 महीना। अब सुपर सत्र के बारे में समझते हैं। जैसे पंचायतों का कार्यकाल जो कि है 5 वर्ष के लिए अभी है 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष समाप्त हो रहे हैं और अगर राज्य संसाधन के या जो भी अभाव में या फिर किसी अन्य कारणों से अगर उसके चुनाव को नियमित नहीं करा पा रहा है, तो मैक्सिमम जो कि कार्यकाल अगर एक्सटेंड किया जाना चाहिए वो 6 महीना तक ही किया जाना चाहिए। इसी को ही इसी सत्र को सुपर सत्र कहते हैं। तो ये कितने महीने तक होना चाहिए? 6 माह। ये सुझाव दिया था थुंगन समिति ने। एक योजना निर्माण और समन्वय समिति, योजना मंत्री जिसके अध्यक्ष हों, ये इसका इंपॉर्टेंट लाइन है। पंचायती राज पर केंद्रित जो विषय हैं इसकी सूची जारी किया जाए, और तीनों स्तरों पर, तीनों स्तरों यानी ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला परिषद स्तर पे महिला के लिए आरक्षण हो, राज्य वित्त आयोग का गठन हो और जिला कलेक्टर मुख्य भूमिका में हो। अगला देखते हैं। अगला है गौडगिल समिति। इसने भी त्रिस्तरीय रूप में बात किया है। 5 वर्ष के लिए कार्यकाल इसने भी बोला है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए बोला है तीनों स्तर पे, और SC ST और महिला के लिए आरक्षण के लिए भी बोला है, सुझाव दिया है, और सामाजिक आर्थिक विकास योजना निर्माण के लिए सुझाव दिया है। टैक्सेशन का अधिकार पंचायतों को हो, ने सुझाव दिया। फिर राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन हो और राज्य के लिए चुनाव आयोग का राज्य चुनाव आयोग का गठन हो, जो कि पंचायतों के लिए चुनाव की जिम्मेदारी संभाले। ये गौडगिल समिति की मुख्य सिफारिशें थी। फाइनली अब आते हैं जो कि पंचायती राज के लिए जो भी भूमिका महत्वपूर्ण निभाया है उसमें ये संशोधन है। 1992 में संशोधन किया गया।
जो कि संविधान का 73वां संशोधन था। इसमें क्या-क्या सुझाव या और क्या-क्या इसमें परिवर्तन किया गया, ये देखते हैं। एक नया खंड भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 शामिल किया गया। अनुच्छेद 243 से 243 अ, जिसे हिंदी में ओ भी ओ तक जोड़ा गया, ठीक है। और 11वीं सूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज सिस्टम है, ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और 29 कार्यकारी वस्तु को, जो कि किस किस पे कार्य करेगा पंचायती राज, जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इतने भी हैं। इसी तरह पंचायतों के लिए विषय का आवंटन किया गया है, जो कि आर्टिकल 243 जी के तहत आते हैं, ठीक है। आखिर ये 73वां संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पंचायती राज को जोड़ने की बात की गई? तो ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत वर्णन है, ग्राम पंचायत, इसी को लागू करने के लिए वो जोड़ा गया, ठीक है ना। अब यहाँ डीपीएसपी में ये है, तो संविधान जब लागू हुआ तो ये लागू नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि ये डीपीएसपी में है, ये बाध्य योग्य नहीं है और राज्यों की इच्छा पर निर्भर करती है। लेकिन अगर यहाँ पे संशोधन कर दिया गया 73वां, तो अब इच्छा पे निर्भर नहीं, बल्कि सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से पंचायती राज तंत्र को लागू करने की बाध्यता हो गई, ठीक है। इसकी विशेषता देखते हैं, तो ग्राम सभा का गठन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला विशेषता है कि ग्राम सभा का गठन किया गया। त्रिस्तरीय प्रणाली, एक ग्राम स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे और जिला स्तर पे। त्रिस्तरीय सुझाव जो था बलवंत राय मेहता समिति को, इसने लागू किया गया इसमें। और सदस्य व अध्यक्ष का चुनाव हो, जो ग्राम स्तर पे अध्यक्ष हों या सदस्य हों, उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष हो। और माध्यमिक व जिला स्तर पे सदस्य का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन उनके जो अध्यक्ष हों उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हो। इन्हीं चुने गए प्रतिनिधियों का, मतलब चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही उनके अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सीटों का आरक्षण हो, यानी कौन सा सीटों का आरक्षण हो, यानी एससी एसटी के लिए सीट का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में है, ये लागू किया गया। और महिला का कम से कम 1/3 रिजर्वेशन पंचायती राज तंत्र में अनिवार्य रूप से लागू हो। और पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष हो, पंचायती राज सिस्टम में पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष हो। और अर्हता क्या है, तो अर्हता 21 वर्ष उम्र पार करने वाले इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, यानी इसका पंचायती राज के चुनाव के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई है, राज्य निर्वाचन आयोग का। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं, ये चुनाव आयुक्त। और इसका नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। शक्ति व कार्य है कि स्वशासन संस्था के रूप में कार्य करेगी। और वित्त आयोग एक 5 वर्ष के लिए गठन किया गया है, जो कि इसका अंतर्गत क्या क्या है कि टैक्सेशन सिस्टम है, यानी कर जो भी राज्य विधानमंडल बना कर देगा कि ये टैक्स आपको लगाना है, तो ये टैक्स के लिए जिम्मेदार है। और सुधार हेतु आवश्यक उपाय कि क्या क्या पंचायत में सुधार किया जाना चाहिए, ये सलाह देगी। और अनुदान की सहायता के लिए भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 11वीं अनुसूची में जो शामिल विषय हैं प्रक्रियात्मक, जो कि पंचायती राज तंत्र को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करते हैं, उनमें कौन कौन से हैं, तो इसमें 29 प्रक्रियात्मक विषय हैं। और 29 हैं, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 243 जी के अंतर्गत, ठीक है। कौन कौन से हैं, कृषि है, भूमि है, लघु सिंचाई है, पशुपालन है, मत्स्य है, वन जीवन है, वन उत्पत्ति है, लघु उद्योग है, ग्रामीण विकास है, पीने का पानी है, ईंधन है, पशु चारा है, सड़क, ग्रामीण विद्युत है, गैर परंपरागत ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन, प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा, यांत्रिक प्रशिक्षण, वयस्क और गैर वयस्क शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्य, बाजार और मेला, ये सब शामिल हैं 29 प्रक्रियात्मक विषय में। कभी कभार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन इनमें से पंचायती राज के विषय में शामिल नहीं है, ठीक है। और ये 73वां संविधान संशोधन अगर देखा जाए तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है, ये सभी तो बता दिया गया है। अनिवार्य प्रावधान बनाए गए और स्वैच्छिक प्रावधान है। तो अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो ये सभी हो गया है कि ग्राम सभा का गठन, त्रिस्तरीय पद्धति, तीनों पर प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, माध्यमिक व जिला अध्यक्ष जो भी दोनों पर हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए उनका। सदस्य
और अध्यक्ष का सदस्य जो भी हैं इनके और अध्यक्ष उनको भी मताधिकार है अपने पक्ष में वोट डालने का। मिनिमम एज 21 वर्ष है चुनाव लड़ने के लिए। SC/ST का आरक्षण अनुपात में है, 1/3 पद महिला आरक्षण के लिए जिम्मे लागू किया गया है। 5 वर्ष कार्यकाल है, मैक्सिमम 6 माह का सुपर सत्र। और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और वित्त आयोग की स्थापना प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया गया है। ठीक है, अब स्वैच्छिक प्रावधान को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर शक्ति व परिकार जो की है ये ग्राम स्तर पे है, यानी कार्य करने के लिए जवाबदेहिता ग्राम सभा की है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष का निर्वाचन का तरीका निर्धारण भी स्वैच्छिक है कि कौन राज्य में कैसे तरीका को लागू किया जाए। ग्राम पंचायत अध्यक्ष को मध्यवर्ती पंचायत में प्रतिनिधित्व वही है कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं, सॉरी इनडायरेक्ट चुनाव के द्वारा जुड़े हों, ये भी है स्वैच्छिक प्रावधान। पिछड़े वर्ग को आरक्षण ये स्वैच्छिक प्रावधान है, राज्य चाहे तो लागू कर सकता है। स्वायत्त शासी संस्था बनाना ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अनिवार्य में डाला जाना चाहिए था। सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास हेतु सशक्तिकरण, वित्तीय अधिकार भी दिया जाना चाहिए। ये मतलब कि अगर राज्य चाहे तो दे सकता है, जैसे टैक्सेशन के लिए, शुल्क संग्रहण के लिए। और राज्य निधि से पंचायत को अनुदान राज्य दे सकता है और पंचायत एक निधि का भी गठन कर सकती है जिसमें धन एकत्रीकरण कर सकती है। ठीक है, ये सभी प्रावधान। अब आगे देखते हैं 1996 का पेसा एक्ट। पेसा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, तो यह एक्ट 5वीं अनुसूची में जो भी शामिल राज्य हैं, 5वीं अनुसूची उन्हीं में लागू किए गए हैं। कौन सा? ये पेशा। क्यों? क्योंकि उनमें विविधता अधिक है, जनजातीय विविधता है और धार्मिक विविधता, जो भी विविधता है उनमें लागू नहीं हो पाता है, इसीलिए पंचायती राज तंत्र लागू नहीं हो पाया, इसीलिए एक अलग से 1996 में पेशा एक्ट लाया गया। अब देख लेते हैं कि जनजाति वो अनुसूचित 5 क्षेत्र कौन कौन सा है। ये होगा हिमाचल प्रदेश, ये राजस्थान, ये गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और उड़ीसा। ये सभी जो 10 राज्य हैं ये अनुसूची 5 के अंतर्गत आते हैं। इनमें पेशा एक्ट लागू है। क्यों? अब इसका उद्देश्य क्यों था, क्यों लाया गया? तो ये भाग 9 में प्रावधान को संशोधन कर अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए लाया गया और जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करने के लिए, ताकि स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण हो सके, वे अपने शासन अपने अनुरूप कर सकें। ग्राम प्रशासन के लिए प्रशासनिक ढांचा विकसित करने के लिए, उनके परंपरा और रिवाज की सुरक्षा के लिए, ताकि वे अपने आप को अलग न समझें, और उपयुक्त स्तर पर पंचायत को विशिष्ट शक्ति प्रदान करने के लिए। अब आगे देखते हैं कि विशेषताएं क्या हैं पेशा एक्ट का। तो कानून जनजातीय क्षेत्र के अनुरूप हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर हम वन ऊपर वो जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय जनसंख्या है, वो वन पे ज़्यादा निर्भर रहती है, और हम अगर किसी कानून में वन पे प्रतिबंधित लगा दें तो ये उनके अपने अधिकारों के विपरीत हो जाएगा और वे उस कानून के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। इसलिए जनजातीय क्षेत्र में पेशा एक्ट लाया गया, ताकि वे अपना शासन प्रशासन विशासन तीनों जो है अपने अनुरूप कर सकें। टोला का विकास, छोटे छोटे भागों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में टोला का विकास किया गया। ग्राम सभा का निर्माण किया गया और ग्राम सभा की परंपरा, रीति रिवाज, संरक्षण व विवाद निस्तारण ग्राम सभा में ही इसको शामिल किया गया। और गरीबी उन्मूलन हेतु उपयुक्त लाभार्थी का पहचानीकरण, यानी अगर ग्राम के स्तर पर प्रतिनिधित्व होगा तो वे अपने ही लोगों के बीच में गरीबी को पहचान सकते हैं, उपयुक्त लाभार्थी का पहचान कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी था। सीटों का आरक्षण 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। और लघु जल का स्रोत का प्रबंधन, यानी पीने योग्य पानी हो चाहे लघु कार्य के लिए जल के स्रोत का प्रबंधन किया जाए। नशीले पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाया गया। और ग्रामीण हाट बाजार प्रबंधन जो है, यानी छोटे छोटे गांवों में हाट व्यवस्था या बाजार व्यवस्था का प्रबंधन किया जाने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया। छोटे स्तर पर वन उपज पर स्वामित्व हो, उनकी अलग अलग, और राज्य विधायन इनका हनन न करे, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि राज्य विधायन इनका पारंपरिक और धार्मिक विरासत को हनन न करें या चोट न पहुंचाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि पंचायती राज के आखिर केवल इतनी जिम्मेदारियां सौंप दी गई,
आखिर इनके वित्तीय स्रोत क्या हैं ताकि ये काम कर सकें। दूसरी जो प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 9 में इन्हें परिभाषित किया क्या कि इनकी वित्तीय स्रोत क्या है। तो इनके वित्तीय स्रोत के बारे में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार से भी इन्हें वित्त प्राप्त होगा। और 243 जो आई है उसके अंतर्गत राज्य सरकार से वित्त प्राप्त होगा। ठीक है, और ये राज्य सरकार से कर्ज भी ले सकते हैं कोई पंचायत। और केंद्र प्रायोजित योजना जिसमें केंद्र और राज्य दोनों खर्च करते हैं उनसे भी केंद्रीय आवंटन प्राप्त होगा। और आंतरिक स्तर पे स्थानीय स्तर पे संसाधन का निर्माण कर सकेंगे जिसमें कर भी शामिल है और गैर कर भी शामिल है। अब देखते हैं कि आखिर वित्तीय निर्भरता इतनी तो बात कर लिए कि यहाँ मिलेगा, ये सब लोक लुभावने हैं। अब आखिर क्या है कि जो कि इन्हें मुख्य रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है, क्यों पंचायतों का मुख्य विकास नहीं हो पाता है? तो पंचायत जो है आंतरिक संसाधन जुटाने में कमजोर है, राज्य और केंद्र पर निर्भर है, यानी राज्य पे इनकी निर्भरता है और केंद्र पर निर्भरता है, जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं। पंचायत को योजना व्यय और सीमित अधिकार है। पंचायत को किसी योजना के लिए जितना खर्च दिया जाता है और गाइडलाइन दिए जाते हैं उनके अनुरूप ही खर्च कर पाता है, जो कि असमानता से भरे पड़े हैं पंचायतों में, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और उनके अनुरूप अपने अनुरूप वो खर्च नहीं कर पाते हैं, ये भी बात है। और राज्यों की गंभीर वित्तीय स्थिति के कारण वित्त आवंटन में भी कमी होती है। कोई राज्य बहुत गरीब है तो अपने पंचायती राज तंत्र में वो वित्तीय आवंटन नहीं कर पाती है उतना जितना आवश्यकता हो। पंचायतों के पास जिम्मेदारी तो बहुत है मौलिक विकास के लिए, लेकिन संसाधन बेहद कम है। ये सभी अगर आपको कमी के बारे में पूछा जाए तो या चुनौती के बारे में, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। आगे भी हम चुनौती के बारे में देखते हैं कि आखिर क्यों निस्पंदन नहीं हो रहा है, क्यों प्रभावी रूप से नहीं कार्य हो पा रहा है पंचायतों में, क्यों विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए निम्न कारण है, क्योंकि पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव है, यानी संसाधन बहुत कम है। नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण है, उसमें भी नौकरशाहों का अत्यधिक नियंत्रण है। ब्लॉक कार्यालय ये सब भूमिका सबसे ज़्यादा है। फंडों की प्रकृति है जो गैर व्यवहार्य है, यानी फंड उचित नहीं मिल पाता है। सरकारी निधि पर अधिक निर्भरता है, यानी अपना जो कि स्वतंत्र रूप से इनकी कोई ये नहीं है, वित्तीय स्रोत नहीं है। वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा है, जो कि हम बता ही दिए हैं कि अगर केंद्र का होगा तो केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप और राज्य का होगा तो राज्य की गाइडलाइन के अनुरूप इनको ही करना पड़ता है। ये स्वैच्छिक रूप से वास्तविक रूप से नहीं कर पाते हैं। और ग्राम सभा की स्थिति जो है कि दंडात्मक व्यवस्था यहाँ नहीं मिल पाने पर कोई भी योजना का कार्यान्वयन में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और समानांतर निकायों का भी गठन हो जाता है, जिससे भ्रष्टाचार भी है, बंदरबाट की व्यवस्था है। किसी भी योजना को लागू कराने में ऊपर से नीचे तक, यानी बड़े अधिकारियों से लेकर और छोटे कर्मचारियों तक की उस फंड से पैसों की बंटवारा हो जाती है। और कमजोर संरचना भी है, जो कि भवन की कमी, यदि बहुत सारा ऐसे संरचना है जो कि आप अपने अनुसार समझ सकते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन पंचायतों को, और हम उम्मीदें बहुत अधिक पाल लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मुख्य रूप से पीटी के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये। तो आइए देखते हैं पीटी के लिए। तो 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं 243 से 243 ओ तक। ये सभी अनुच्छेद हैं, ये जोड़े गए हैं भाग 9 में 73वां संविधान संशोधन से। तो ये सभी एक बार देखकर याद कर लीजिएगा पूरा। और अब देखते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या है? इसकी पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग का है। और राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसको नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करता है। किसे? राज्य निर्वाचन आयुक्त को। इसकी सेवा, शर्तें और पदावधि जो है कितने साल तक काम करेंगे ये राज्यपाल निर्धारण करेंगे। और इन्हें हटाया केवल हाई कोर्ट के जज के जो कि होते हैं उनके ही, जैसे उनको हटाया जाता है वैसे ही इनको भी हटाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचायत की संरचना जो है ये कौन तय करता है? ये राज्य विधानमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। ये 243
सी में है। और पंचायती चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो ये राज्य सरकार करती है, 243 के में है। और पंचायत वित्त आयोग का गठन 243 आई में शामिल है। और 73वां संविधान संशोधन का प्रथम पालनकर्ता राज्य किसने पालन किया सबसे पहली बार? एमपी ने। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को 1882 में ये लागू किया था। 1830 में मेटकाफ ने भारत की ग्राम व्यवस्था को छोटा छोटा गणतंत्र के रूप में परिभाषित किया था। ये इंपॉर्टेंट है कथन के रूप में। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन एक ही साल 1992 में पेश किया गया। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल था 1991 से 1996। उसी समय 1991 में महामंदी की सामना करने का मतलब कि समय महामंदी आया था। ठीक है। अब 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है वो प्रभावी कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को उसी समय से पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 74वां संविधान संशोधन प्रभावी कब हुआ? 1 जून 1993। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन पालन किया गया था। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत यानी आखिर ये जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ, इसकी एक पृष्ठभूमि रही है, बहुत लंबा इतिहास रहा है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 64वां अमेंडमेंट जो है मई 1989 में राजीव गांधी जी के सरकार में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। जो भी 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य हैं तो उनके मध्य स्तरीय पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। ये प्रावधान है 243 ख के 1 पार्ट में। ठीक है। ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर निर्वाचक जो है पंजी में पंजीकृत व्यक्ति ही शामिल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है कि आखिर ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उस पूरे गांव के लोग शामिल नहीं होते हैं। उस गांव ये ग्राम सभा अगर बैठी तो इस गांव में जितने भी 18 वर्ष से ऊपर है, 18 वर्ष से ऊपर वाले लोग और वो निर्वाचक पंजी में शामिल होने चाहिए, यानी कि मतदाता होना चाहिए, यही ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ठीक है। ये पूरे गांव की जनसंख्या शामिल नहीं होती है, बल्कि जो कि मतदाता सूची में शामिल हो उन्हें ही शामिल किया जाता है। अब देखते हैं पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, पहले ही बता चुके हैं। जैसे कि अनिवार्य प्रावधान पंचायती राज तंत्र में 1/3 है सीट में महिलाओं के लिए आरक्षण, लेकिन बहुत सारी सरकारों ने इसे 50% तक महिला आरक्षण कर दिया है। ठीक है। तो अब कौन कौन है? तो ये इतना है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा है। कहाँ 33% अभी तक है? ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कि कहाँ कहाँ अभी 33% लागू है, ये पूछता है एग्जाम में। तो 3 राज्य हैं, गोवा, यूपी और अरुणाचल प्रदेश। इतना इलेबोरेटेड तरीका से और एक ही जगह पंचायती राज तंत्र आपको शायद ही कहीं वीडियो में मिले, तो कृपया करके हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सबका फायदा हो सके। अब देखते हैं कि ये जो एससी का आरक्षण कौन से राज्य में नहीं है? तो ऑब्वियस रूप से अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ जनसंख्या एससी का है ही नहीं। पंचायती राज का प्रथम प्रारंभ जो है वो तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से शुरुआत किया गया था। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। इस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन सेकंड पूछेगा तो सेकंड है आंध्र प्रदेश। सेकंड है आंध्र प्रदेश। लेकिन 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला कौन था? वो मध्य प्रदेश है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि पेशा जो एक्ट है इसमें ग्राम सभा का अध्यक्ष एसटी सदस्य होंगे जो ग्राम सभा द्वारा चयनित होंगे। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होगा। अगर अध्यक्ष के रूप में, ग्राम सभा अध्यक्ष के रूप में किसी का भी मोहर नहीं लगता है, किसी को चयन नहीं किया जा सकता है, तो इसका प्रावधान है कि उस गांव की एसटी उम्र दराज महिला है उन्हें ही अध्यक्ष के रूप में पदभार दिया जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, पुरुष नहीं है महिला है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए पंचायत कहाँ कहाँ अनुपलब्ध है।
तो ये मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, तीनों में अनुपलब्ध है। यहाँ पे जनजातीय परिषद है और ग्राम परिषद के रूप में है। अब देखते हैं कि पंचायत का जो स्वरूप है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से विख्यात है। तो ये देखिए, जनपद पंचायत किस राज्य में कहा जाता है? मध्य प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत यूपी में, और तालुका परिषद गुजरात में, आंचलिक परिषद वेस्ट बंगाल में, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और जनजातीय परिषद मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में, यहाँ बता ही दिए। और उप प्रभाग स्तरीय जिला परिषद ये आसाम में। अन्य नाम हैं ये, लेकिन पंचायतों की तरह हैं, ग्रामीण स्वायत्तता के लिए काम करते हैं। अब देखिए, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति प्रशासनिक के रूप में कार्य करेगी। प्रशासनिक प्राधिकरण है ये, संविधान संशोधन के रूप में लाया गया कि ये प्रशासनिक प्राधिकरण होगी। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी यानी जिला परिषद, ये एक परामर्शदात्री भी होगी, यानी सुझाव देगी, समन्वय बैठाएगी, तालमेल बैठाएगी, और एक जांचकर्ता के रूप में भी रहेगी। अब देखते हैं राज्य वित्त आयोग, जो कि 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है। इसकी सिफारिश राज्यपाल करेंगे और पेश करेंगे कहाँ? राज्य विधान मंडल में, ठीक है। और इसका गठन किया जाएगा अंततोगत्वा राज्यपाल के द्वारा। इसमें कर, शेयर निर्धारण, और शेयर निर्धारण किसका किसका? राज्य और पंचायत का, ये सब शामिल है। और समेकित निधि से अनुदान की सहायता है, और वित्तीय सुधार हेतु ये सुझाव भी देगी, ठीक है। अब अनुच्छेद 280 है जो कि राज्यों पर भी लागू है। ये अनुच्छेद 280 क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अब आइए देखते हैं कुछ फैक्ट, जो कि सीडीपी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 1952 में लाया गया। इसका प्रथम कार्यक्रम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा एनईएस, नेशनल, जो कि ये प्रसार सेवा है, ये 1953 में लाया गया। और इन दोनों की, सीडीपी और एनईएस के लिए जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनी, जिस 1957 में, जिसने पंचायती राज तंत्र के लिए मुख्य मुख्य सिफारिशें की, ठीक है। अब आइए देखते हैं ग्राम पंचायत की आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मनरेगा कार्यक्रम के लिए आज के जो समय में लागू है। ये योजना निर्माण की भी काम करते हैं, संपादन भी करते हैं, और क्रियान्वयन भी इनकी ही जिम्मेदारी है। ये ग्राम पंचायत में काम करते हैं। अब देखिए, मनरेगा का पूर्ववर्ती नाम जो है नरेगा था, जो कि अगस्त 2005 को इसका गठन किया गया, और 2 फरवरी 2006 से पहली बार आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से लागू किया गया था। अब इसी का नाम 2 अक्टूबर 2009 में बदलकर मनरेगा किया गया। इसमें किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य हो सकते हैं शामिल, ठीक है। और 100 दिनों की काम की गारंटी देता है, यानी ग्रामीण आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका मनरेगा कार्यक्रम निभा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना, और इसमें नरेगा का वही नेशनल रोजगार गारंटी योजना है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं अब बिहार से संबंधित, बिहार पंचायती राज से संबंधित। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश लागू की गई 2001 से। त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पर लागू है। अधिक सशक्त के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू ये किया गया। अब देखते हैं त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर पे होना चाहिए, एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद। यहाँ पे महिलाओं के लिए सभी स्तर पर 50% का आरक्षण लागू किया गया है, ठीक है। पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पे, जो कि स्वैच्छिक था, इसे मैक्सिमम 20% तक आरक्षण दिया गया है पिछड़े वर्गों के लिए। और एससी एसटी जनसंख्या अनुपात में यहाँ भी आरक्षण है। और एक इम्पोर्टेंट है कि निर्वाचित जो पदधारक होंगे उन्हें लोक सेवक का दर्जा दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण है। 50% आरक्षण महत्वपूर्ण है। 20% जो पिछड़े वर्ग के लिए ये आरक्षण महत्वपूर्ण है, और त्रिस्तरीय वाला ये महत्वपूर्ण है। और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एक बार देखते हैं कि जिला परिषद कितनी है बिहार में। तो ये 38 हैं, और 1160 इसमें सदस्य हैं। पंचायत समिति 534 है, इसमें सदस्य 11,094 हैं। और ग्राम पंचायत की संख्या 8,058 है, और इसमें 10,000 से अधिक सदस्यों की संख्या है। अब आगे देखते हैं कि ग्राम सभा ग्राम पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा है, यानी सभी ग्रामीण मतदाता इसमें शामिल हैं। तो ये पंचायती राज के अधीन जो है, ये सबसे बड़ी
सभा इसको माना जाता है। माना क्या, इसमें बहुत सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये सबसे बड़ी संस्था है। इसके बाद इसके अध्यक्ष गैप यानी 1 साल में 4 बैठक तो अनिवार्य है। इसकी बैठक की अध्यक्षता मुखिया करेंगे और कोरम 1/20 होगी, ठीक है। यानी 1 अगर कुल सदस्यों की संख्या जितने भी सदस्य हैं उनके 1/20 संख्या उपस्थिति अनिवार्य होगी, तभी बैठक शुरू होगी। ग्राम पंचायत में मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य आते हैं। जनसंख्या 7000 पे चुनी जाती है और 500 पर एक वार्ड सदस्य का चयन होता है। वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र मुखिया को देते हैं। मुखिया और उप मुखिया जो हैं कि त्याग पत्र अपना जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपते हैं। इसमें कोरम है 1/2 यानी आधा वार्ड, जितने भी एक पंचायत में वार्ड सदस्य होंगे में से आधा की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अब ग्राम कचहरी देखते हैं, जिसे ग्राम न्यायालय भी कहा जा सकता है। तो अध्यक्ष इसका सरपंच होंगे और सदस्य पंच के रूप में होंगे। और इस ग्राम कचहरी की सहायता के लिए सचिव और न्याय मित्र शामिल होते हैं। त्याग पत्र कौन पंच देते हैं? सरपंच को, और सरपंच तथा उप सरपंच अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही सौंपते हैं। अब देखते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति जो कि प्रखंड स्तर पर है, 5000 की जनसंख्या पर है। और पंचायत समिति जो कि जिसे बीडीसी कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, के सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और इनके प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव जो कि है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और पंचायत समिति और उप प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? यानी कि पंचायत समिति का सदस्य और उप प्रमुख त्याग पत्र प्रमुख को देते हैं और जो कि प्रमुख हैं अपना त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को सौंपते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जिला पंचायत समिति के बारे में। पंचायत समिति तो हो गया है, अब जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के हेतु नीति निर्धारण के लिए और मार्गदर्शन के लिए और समन्वय के लिए भी जिला परिषद का गठन किया गया। और इसमें सदस्य का निर्वाचन जो है 50,000 जनसंख्या पर हुआ। और जिला परिषद सदस्य और उपाध्यक्ष, जिला परिषद का सदस्य हैं और उपाध्यक्ष हैं, अपना त्याग पत्र जिला परिषद अध्यक्ष को देंगे, ठीक है। और जिला परिषद अध्यक्ष जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित हुआ है, वो अपना त्याग पत्र जिला दंडाधिकारी को सौंपेंगे। ये रहा पूरी तरह। अब थोड़ी सी वो व्यवस्था, वो फैक्ट है बस। और नगरीय प्रशासन में 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो कि हम आगे वीडियो में देख सकते हैं, देखेंगे। और 18 विषय उसमें शामिल है, जो कि इसमें पंचायती राज में 29 था। और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 पारित किया गया, ये भी त्रिस्तरीय पर है। यानी कुल नगर निगम 19 है और नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। तो अब इस पूछा जाए कि सबसे नया और नगर निगम कौन सा है बिहार का, तो वो है 19वां जो है सहरसा। पुलिस जिला कितने हैं बिहार में? तो बिहार में 40। यानी जिला कितने हैं? 38, लेकिन पुलिस जिला कितने हैं? 40। ये इंपॉर्टेंट है, 38 नहीं मार सकते। 38 तो प्रत्येक जिला में है ही, लेकिन बगहा और नवगछिया दो जो कि है जिला पुलिस मुख्यालय, जिला पुलिस बनाया गया है। अनुमंडल 101 है। अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन विधानसभा में 2 सीट है। कौन कौन? कटोरिया और मनिहारी। और सुप्रीम को सॉरी एससी शेड्यूल कास्ट के लिए विधानसभा में 38 हैं। कुल 40 सीट रिजर्वेशन में 38 एससी के लिए हैं और एसटी के लिए 2 सीट है। और एसटी के लिए लोकसभा में 6 सीट रिजर्वेशन है, एससी के लिए नहीं रिजर्वेशन है। तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम ये सभी एसटी रिजर्व्ड सीट हैं लोकसभा के लिए। राज्यसभा की कुल सीट 16 है, लोकसभा की कुल सीट 14 है, विधानसभा की कुल सीट 243 है और विधान परिषद की कुल सीट 75 है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास कैसा रहा। आप सभी हमारे मोटिवेशन के लिए कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर करें। जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, ताकि हमारा मोटिवेशन और आगे बढ़े। तब पॉलिटी का जितना भी चैप्टर है हम इसी तरह होलिस्टिक रूप में एक ही वीडियो में लेकर आने की प्रयास करेंगे। तो और आप अपना प्राथमिक कार्य जो कि सब्सक्राइब, लाइक जो भी है वो कर दीजिएगा। चलिए, आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।